हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जैक बोर्ड के द्वारा प्रकाशित मॉडल सेट पेपर 4 का सोल्यूशन देखेंगे। देखो यहाँ पर सेक्शन ए में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि राइट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन 2HI गिव्स H2 प्लस I2। तो बच्चों यहाँ पर जो होगा मॉलिक्यूलरिटी जो होगा दो होगा, तो आंसर्स होगा बायोमॉलिक्यूलर, ये रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड फिजिकल एडजॉर्प्शन। बच्चों फिजिकल एडजॉर्प्शन पे टेम्परेचर क्या प्रभाव पड़ता है, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फिजिकल एडजॉर्प्शन की घटना जो होगी धीरे धीरे डिक्रीज करते चली जाएगी, ठीक है ना। तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज करेगा। थर्ड क्वेश्चन, राइट द आयनाइजेशन आइसोमर्स ऑफ CO NH3 का होल 5 Br एंड SO4। तो बच्चों यहाँ पे आयनाइजेशन आइसोमर्स जो होगा वो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको SO4 को अंदर ले लेना है, ब्रोमीन को बाहर कर देना है, ठीक है ना। ये जो आपका पेंटाएमाइन ब्रोमो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट जो है, इसका अगर आयनाइजेशन आइसोमर्स आप ढूंढोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सल्फेट मॉलिक्यूल्स का आप अंदर कर लो और Br को क्या करो, बाहर भेज दो, ठीक है ना। राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द IUPAC नेम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। बच्चों ऑक्जेलिक एसिड की फार्मूला होती है COH COOH, ठीक है। इसको आप इस तरीके से स्ट्रक्चर में अगर लिखोगे, देखो इस तरीके से अगर हम स्ट्रक्चर में लिखते हैं तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH इथेन 1,2 डाइओइक एसिड हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेम द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो बच्चों इसके लिए विटामिन के रिस्पॉन्सिबल है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है कि राइट नेम ऑफ अ कंडेंसेशन पॉलीमर। तो बच्चों आप एग्जाम्पल में दे सकते हो, सेलुलोज दे सकते हो, स्टार्च दे सकते हो, पॉलीपेप्टाइड, सेलुलोज स्टार्च एंड पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। ये हो गया आपका कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल, ओके। इसके अलावा है नेम है सबस्टांस विच कैन बी यूज्ड एन एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। तो बच्चों यहाँ पर आप फिनोल का एग्जाम्पल देना, क्योंकि फिनोल को हम लोग यूज करते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट के रूप में। यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि 0.2% सॉल्यूशन जो होता है फिनोल का वो एंटीसेप्टिक के लिए होता है, जबकि 1% सॉल्यूशन जो है वो डिसइंफेक्टेंट के लिए होता है। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। बच्चों यह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे आप समझते हो, इसमें ध्यान देंगे कि इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। जो भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में लोग लिखते हैं, ठीक है, उसमें कंसंट्रेशन का जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसका आप क्या कर देते हो, पावर उसका सम निकालते हो। तो बोल रहा है ना सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। जैसे आप कोई भी रिएक्शन लिखते हो, K बराबर R, A पे पावर मान लो ये A लिखे, B पे पावर B, तो ये A और B का सम जो हो जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन फिर भी बच्चों ये जो है थ्योरेटिकल जो है सही हमेशा नहीं होता है, ये एक्सपेरिमेंटल डिफाइंड डेटा होता है, ठीक है। जबकि मॉलिक्यूलरिटी में देखोगे तो इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, कितने स्पेसीज जो है एक बार कोलाइड कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करता है। सेकेंड आप बता सकते हो डिफरेंस कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकल डिटरमाइन होता है, ठीक है ना, जो अभी मैंने बताया भी था। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में फ्रैक्शनल वैल्यू के साथ साथ जीरो वगैरह सब हमें मिल सकता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में हमेशा इंटीग्रल वैल्यू मिलेगा, ठीक है, नंबर्स मिलेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट देखो फोर्थ डिफरेंस क्या लिखा है मैंने, द स्लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन कैन बी जज बाय द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मान लो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप है, वो कैन बी जज बाय द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तरह आप जज कर सकते हो, ठीक है ना, जो कि हमें पूरे रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझाता है। जबकि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में अगर देखा जाए तो इट प्रोवाइड नो इन्फॉर्मेशन ऑन रिएक्शन मैकेनिज्म। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्शन मैकेनिज्म का कोई भी कॉन्सेप्ट हमें नहीं बताता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समय पता चल जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म का कहानी। क्लियर है ना। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, गिव वन एग्जाम्पल इज। तो देखो मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंसेस लिखा है,
ठीक है, एक एक करके समझो। देखो एडजॉर्प्शन में कह रहा है इट इज ए सरफेस फेनोमेनन, एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल आर हेल्ड एट द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। बोल रहा है ये एक प्रकार का सरफेस फेनोमेनन है जिसमें एडजॉर्बेट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एडजॉर्बेंट के सरफेस पे मौजूद आपको मिलेंगे, ठीक है ना। जबकि एडजॉर्प्शन में देखोगे तो बल्क में जो है बल्क में पहुंच जाते हैं एडजॉर्बेट। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन अकर इन द बल्क ऑफ एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस। क्लियर है ना। जैसे हम लोग कोई स्वीट वगैरह खाते हैं तो उसमें देखते हो ना, जो मिठास पूरे स्वीट में हमें पता चलता है, इसका मतलब वहां पे एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। देखो नेक्स्ट डिफरेंस क्या बताओगे, द कंसंट्रेशन ऑफ द एडजॉर्बेट एट द एडजॉर्बेंट सरफेस इज मच मोर देन इन द बल्क। जो एडजॉर्बेट का जो कंसंट्रेशन होता है एडजॉर्बेंट के सरफेस पे वो बल्क के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, बल्क में नहीं और सरफेस पे बहुत ज्यादा, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है ना। लिटिल होंगे बल्क के अंदर, ओके। इसमें देखो एब्जॉर्ब मटेरियल में जो है वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, बल्क में भी, ओके ना। थर्ड डिफरेंस क्या बता सकते हो, एडजॉर्प्शन में देखो कह रहा है इनिशियली रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज रैपिड, जो स्टार्टिंग जो रेट होता है एडजॉर्प्शन का वो तेजी से होता है, लेकिन फिर ये धीरे धीरे क्या होता है घटता चला जाता है इसका रेट, क्योंकि इक्विलिब्रियम मिल जाएगा तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज कर जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में आप वाटर वेपर देख सकते हो, सिलिका जेल पर वाटर वेपर एडजॉर्ब हो जाते हैं उसके सरफेस पे, ठीक है ना। जबकि एब्जॉर्प्शन आकर विद यूनिफॉर्म रेट, चूंकि यूनिफॉर्म रेट से आकर होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे आप वाटर वेपर आर एब्जॉर्ब बाय द एनहाइड्रस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड के सरफेस पे वाटर वेपर पूरी तरह से एब्जॉर्ब होते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग से ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है बच्चों। तो देखो ये PtCNH3 का होल 6Cl4 में हमने Pt का ऑक्सीडेशन नंबर मान लिया x, तो x प्लस 6 इंटू अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्लोरीन का -1, तो x का मान +4 हुआ, तो प्लेटिनम का यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। सेकेंड इसी तरीके से आयरन का आप मान लेना है x, पोटासियम का देखो ये 1 हो गया, तो 3 इंटू 1 प्लस x प्लस 6 इंटू साइनाइड आपका नाइट्राइल जो है -1 हो गया, तो ये +3 निकल गया। क्लियर है ना। इसके बाद देखो इसमें NiCO का होल 4 में यहाँ पे निकल का x मानोगे तो ये 0 होता है, तो x बराबर 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपेनॉन टू प्रोपीन एंड एथेनॉल टू 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। बच्चों प्रोपेन से आपको प्रोपीन बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, प्रोपेनॉन है ना, प्रोपेनॉन, अच्छा डाइमिथाइल कीटोन है, हम प्रोपेन पढ़ रहे हैं तो प्रोपेनॉन है, ठीक है। तो देखो डाइमिथाइल कीटोन, एसीटोन भी आप इसको बोलते हो, तो इसको आप क्या करो, निकल के प्रेजेंस में आप यहाँ पे देखो रिडक्शन करा रहे हैं, तो रिडक्शन कराएंगे तो ये देखो बनेगा 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 प्रोपेनॉल। और इसको कॉन्क H2SO4 से आप रिएक्शन दोगे तो प्रोपीन एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे भी आपने पढ़ा, ये 10 क्लास में ही पढ़ा था आपने ना, अल्कोहल को कॉन्क हॉट H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करोगे तो वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सा है, एसीटोन को पहले आप निकल के प्रेजेंस में रिडक्शन करा दो, ठीक है ना, हाइड्रोजन के साथ, और फिर उसका कॉन्क H2SO4 के साथ हीट कर दो तो प्रोपीन बन जाएगा। तो इजी प्रोसेस है। दूसरा देखो इथेनॉल से 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इथेनॉल को मिल्ड ऑक्सीडेशन करा दो KMnO4 या डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये एसिटाल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। और इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं। इसका वापस डाइल्यूशन कराओगे तो 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनेंगे। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज, लैक्टोज एंड मेल्टोज। बच्चों यहाँ पर देखो सुक्रोज और लैक्टोज को मैंने एक साथ यहाँ पे डिस्कस किया है कि बहुत सुक्रोज एंड लैक्टोज आर डाइसेक्राइड, दोनों जो है बच्चों डाइसेक्राइड्स हैं। सुक्रोज को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो गिव्स 1 मॉलिक्यूल ईच ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ठीक है। प्रत्येक एक आपको ग्लूकोज मिल रहा है, दूसरा क्या मिल रहा है यहाँ पे फ्रुक्टोज। जबकि लैक्टोज को हाइड्रोलिसिस करोगे तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ईच ग्लूकोज एंड लैक्टोज। यहाँ पे ध्यान दो,
बोल रहा है बोथ सुक्रोज एंड लैक्टोज आर डाइसैकेराइड, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स वन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ईच ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, एक मॉलिक्यूल आपको मिलेगा या तो ग्लूकोज का या फिर फ्रुक्टोज, जबकि लैक्टोज को हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो वन मॉलिक्यूल ईच ऑफ ग्लूकोज और गैलेक्टोज का मिलने वाला है। किसका मिलने वाला है? इसमें वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिल रहा है, जबकि इसमें वन मॉलिक्यूल किसका मिल रहा है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। तो देखो यहाँ पे हमने हाइड्रोलिसिस किया तो पहला स्टेप में हमने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दिखा दिया, ये जो हमने सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस किया। इसके बाद वापस लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस किया तो यहाँ पे देखो आपके पास ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिल रहा है, ठीक ना। तो ये रिएक्शन आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद सी में है मेल्टोज, तो मेल्टोज को जब आप हाइड्रोलाइज्ड करोगे तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन द टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा एंड मेल्टोज कन्वर्ट हो जाएगा टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, ठीक है ना। दस द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ मेल्टोज जो है हाइड्रोलिसिस है, LYSIS होगा, प्रोडक्ट्स ऑफ मेल्टोज आर ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या कह रहा है कि रिफाइन द टर्म पॉलीमराइजेशन एंड डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर। बच्चों पॉलीमराइजेशन किसको कहोगे? तो पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर फ्रॉम वन और मोर मोनोमर। जब दो या दो से ज्यादा मोनोमर्स या बहुत सारे मोनोमर्स आपस में मिलकर जिस पॉलीमर का निर्माण करते हैं उसको हम लोग उस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। इसमें लिंकिंग होता है लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एन मॉलिक्यूल ऑफ इथीन जो है मिलकर पॉलीथीन बनाता है, ठीक है ना, लो डेंसिटी वाला पॉलीथीन। लो डेंसिटी वाला पॉलीथीन कब बनाएगा? जब आप टेम्परेचर 350 से 570 केल्विन दोगे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखोगे, क्लियर है। लेकिन यही अगर आप 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रख रहे हो और टेम्परेचर 333 से 343 केल्विन दे रहे हो तो ये जो है एन मोनोमर्स मिलके, ये एथीन के एन मोनोमर्स मिलके हाई डेंसिटी वाले पॉलीथीन बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपको दोनों केस याद रखना है। कभी आपसे लो डेंसिटी का पॉलीथीन पूछ सकता है, कभी आपसे हाई डेंसिटी का पॉलीथीन पूछ सकता है। इसके बाद देखो बच्चों डिफरेंसेस क्या लिखोगे? द नेचुरल पॉलीमर फाउंड इन नेचर मोस्टली इन प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। नेचुरल पॉलीमर्स कहाँ मिलेंगे? तो नेचर में मिलेंगे। ज्यादातर आपको कहाँ से मिलने वाले? प्लांट और एनिमल से, तो उसको हम लोग नेचुरल, चूंकि प्लांट एनिमल नेचर में है तो इसको नेचुरल पॉलीमर बोलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद उदाहरण पे आप प्रोटीन, नेचुरल रबर दे देना। जबकि सिंथेटिक पॉलीमर्स जो होते हैं बच्चों मैनमेड पॉलीमर्स होते हैं और इसको लेबोरेटरी में हम प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप पॉलीथीन, टेफ्लॉन, नायलॉन दे देना, ठीक है ना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है वाटर फूड प्रिजर्वेटिव, ठीक है ना। प्रिजर्वेटिव गिव वन एग्जाम्पल। तो बच्चों यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस के विषय में हमसे बोल रहा है कि जिससे हम यूज करते हैं फूड को प्रोटेक्ट करने का, किसके अगेंस्ट? बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ईस्ट के अगेंस्ट, मॉल्ट्स के अगेंस्ट एक्सेट्रा। तो ये सबसे बचाव के लिए जिस केमिकल्स का हम प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स। उदाहरण के तौर पे देखो सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट एक्सेट्रा आप बता सकते हो। फिर देखो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है? डिराइव है ना, डिराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फाउंड टू बी हैव अ रेट कांस्टेंट K बराबर 5.5 इंटू 10 to the power -14 पर सेकेंड, कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का डिराइव करेंगे। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का डिराइव करने के लिए सबसे पहले एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिख देना कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सबस्टेंस। जैसे मान लो आर प्रोडक्ट पी बना रहा है तो इसका रेट -dr/dt जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर पे पावर 1 का। तो ये माइनस है इसलिए क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है ना, रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, डिसअपियर होगा और प्रोडक्ट का होगा अपीयर होगा, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन लगाया गया है। क्लियर है ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो है दिखा रहा है निगेटिव साइन। ओके, इसके बाद -dr/dt बराबर आप लिख सकते हो k r पे पावर 1। अब क्या करो, आप r को नीचे कर लो तो देखो क्या होगा, यहाँ पे समझना, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ। k dt बराबर -dr/dr। अब आप चाहो तो माइनस को भी एक तरफ भेज सकते थे या यहाँ भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो के टी बराबर देखो यहाँ पे 1/r का इंटीग्रेशन लॉग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लॉग बेस ई आर नेचुरल लॉग हमने दिया है, ठीक है ना। नेचुरल लॉग हमेशा याद रखना ln के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, लॉग बेस ई के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है 2.303 लॉग बेस 10 n के बराबर होता है, या इसकी भी वैल्यू आप 2.303 लॉग बेस 10 n के बराबर लिखोगे, ठीक है ना। दोनों तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे हो गया लॉग, और इंटीग्रल कांस्टेंट हमने सी ऐड कर दिया चूंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था। अब मान लो अगर टाइम t बराबर 0 अगर लोगे तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो किसके बराबर होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, r0 है। अब यही r0 और r बराबर r0 और t बराबर 0 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें c का मान मिल जाएगा लॉग बेस ई r0, ठीक है ना, लॉग बेस ई r0। अब क्या करना है आपको, ध्यान दो, ये c का यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना। पुट करोगे तो देखो t बराबर आपको ये वैल्यू मिलेगा 2.303 बाय k log 10 और r0 अपॉन r। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। तो यही एक्सप्रेशन हुआ फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ के माध्यम से। दूसरा देखो आपके पास k का वैल्यू दिया हुआ है इसमें, ठीक है, और टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमसे पूछा जा रहा है। देखो सेकेंड क्वेश्चन यही है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू बी हैव रेट कांस्टेंट देखो दे दिया है ना, के बराबर इतना, कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। तो सीधा से हम लोग टी हाफ निकालेंगे, टी हाफ बराबर 6.093 डिवाइडेड बाय के, वैल्यू के का रख दो तो आंसर आएगा 1.6 इंटू 10⁻13 सेकेंड के आसपास, ठीक है ना। चलो मैच कर लोगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। यहाँ पे मैं तो यहीं पे बनाना स्टार्ट कर दिया था, फिर वापस मैं नीचे बना दिया है। क्वेश्चन था कि C2H4 को O2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे इथीन का कंबस्शन हो रहा है, सिंपल सी मतलब, तो कंबस्शन होगा तो CO2H2O बनेगा, एनर्जी बनेगा। कैल्शियम फ्लोराइड H2SO4 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो कैल्शियम सल्फेट बनाएगा प्लस HF बना लेगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो H2SO4 बनाएगा, ठीक है। फिर I2 प्लस 6H2O प्लस 5Cl2 है, ये आपका 2HiO3 प्लस 10HCl बनाएगा, और एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके L2O3 बनाएगा। मिला लेना, आपने बनाया होगा तो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, स्टेफन्स रिडक्शन रिएक्शन, सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। ये 3 रिएक्शन को डिफाइन करना है। तो देखो बच्चों, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन में हम लोग बेसिकली आइसोसाइनाइड टेस्ट भी देखते हैं, इसको इस रूप में भी समझते हैं। ये रिएक्शन में होता क्या है कि बेसिकली जो एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस होते हैं, इसको जब हम हीट करते हैं क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH के साथ, तो ये आइसोसाइनाइड कार्बाइल एमाइन देता है, जिसका स्मेल काफी जो है अनप्लीजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे उदाहरण के रूप में रिएक्शन दे देना, RNH2 क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करके देखो बना रहा है ना एल्काइल आइसोसाइनाइड। आप इस तरह ये भी एग्जांपल दे सकते हो, एनिलीन क्लोरोफॉर्म के H के साथ रिएक्शन करके फिनाइल आइसोसाइनाइड बना रहा है। तो उदाहरण आप लिख सकते हो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन का, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा है स्टेफन रिडक्शन रिएक्शन। बच्चों स्टेफन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा कि nitriles are reduced to corresponding imine with the SnCl2 in the presence of hydrochloric acid which on hydrolysis gives corresponding aldehyde। कहने का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नाइट्राइल को हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग इमाइन में, किसके साथ, SnCl2 का सॉल्यूशन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो क्या बनेगा, हाइड्रोलिसिस गिव करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। तो देखो यहाँ पे बेंजोएल्डिहाइड बन रहा है ना, फिनाइल साइनाइड से हमें क्या मिल रहा है, फाइनल प्रोडक्ट बेंजोएल्डिहाइड। देखो बीच में आपको बेंजल डाइऑक्साइड मिला, इसको वाटर के साथ बॉइल किया हमने, तो इसको जब हमने बॉइलिंग किया तो बेंजोएल्डिहाइड बन गया। इसके बाद है सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन में देखो क्या होता है, बेसिकली इसमें एनिलीन जो है कॉन्ग H2SO4 के साथ रिएक्शन करके एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। इसको 453 से 473 केल्विन पे हीट करके सल्फेनिलिक एसिड बनेगा, और इसको फिर अब आगे देखोगे तो ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। ज्यूटर आयन में देखो प्लस और माइनस इक्वल चार्ज जो है यहाँ पे आपको लाई देख रहे होंगे, मिल रहे हैं ना, ये ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा पहले। तो सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन में फाइनली देखो ज्यूटर आयन का हमें फॉर्मेशन भी मिल गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन बोल रहा है। चलो इसको भी मैच करो, क्या बनाया हो तो लोग।
देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इथाइल बेंजीन को हम लोग KMnO4 के प्रेजेंस में या KOH के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या बनेगा, तो बच्चों यहाँ पे पोटासियम बेंजोएट बनेगा और वापस ये जो H3O+ के प्रेजेंस में बेंजोइक एसिड बनाएगा। दूसरा देखो ये पैथेलिक एसिड जो है SOCl2 के प्रेजेंस में हीट करोगे तो क्या बनेगा, देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, नहीं पिछला भी सेट में था ना ये, तो देखो ये क्या बनाएगा, पैथेलोइल क्लोराइड बना देगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो ये क्या है आपका तीसरा वाला प्रोडक्ट जो है NaCN के प्रेजेंस में, देखो यहाँ पर 2 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड है, इसको क्या पढ़ेंगे, 2 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड NaCN या HCl के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, तो देखो प्रोडक्ट बना रहा है यहाँ पे 2, फिर ब्रैकेट में दे देना, यहाँ पे 1 लिख देना है 1, ठीक है, 1 हाइड्रोक्सी साइनोमिथाइल हो जाएगा। देखो 1 पे हाइड्रोक्सी साइनोमिथाइल, ये ग्रुप कॉम्प्लेक्स चेन बना रहा है और ये हो गया बेंजोइक एसिड यहाँ तक, तो 2 पे फिर 1 ये हुआ ना, यहाँ से 1 दे देना, फिर ये 2 पे 1, ठीक, तो 1 हाइड्रोक्सी साइनोमिथाइल बेंजोइक एसिड। इसके बाद बेंजामाइड को हीट करोगे H3O+ के प्रेजेंस में, देखो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा। फिर बेंजोइक एसिड को CONH2 के प्रेजेंस में हीट करोगे तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनेगा, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन आसान है, डेफिनेशन सेक्शन है, राइट ब्रीफली विद वन ऑफ एग्जांपल इन ईच केस। यहाँ पे बोल रहा है ट्रैंक्विलाइजर्स को बताना है क्या है, तो बच्चों ट्रैंक्विलाइजर्स जो होते हैं एक मेडिकल ड्रग होते हैं जो बेसिकली जो है टेंशन, हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी वगैरह को हम लोग रिड्यूस करने के लिए लेते हैं, ठीक है ना, जब बहुत ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर्ड हो, जब हम लोग होने लग जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप मेडिसिन आप क्या ले सकते हो, देखो या डॉक्टर के सजेशंस पर हम लोग यहाँ पे मेडिसिन लेते हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने ट्रैंक्विलाइजर्स का लिया है, इक्विनेल, वेरोनल, वेलियम एक्सेट्रा। दूसरा देखो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स किसको बोलते हैं बच्चों, दीज आर ड्रग्स आर यूज टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है, ये वैसे ड्रग्स होते हैं जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने में मदद करता है, ठीक है ना। जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल जो है कंटेन, इसमें क्या होते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल में बेसिकली एस्ट्रॉइड्स होते हैं एज नॉर्जेस्ट्रोल, इथिनील, ओएस्ट्राडायोल, प्रोजेस्ट्रोजेन एक्सेट्रा, ये सब आप आर्टिफिशियली ड्रग्स एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का उदाहरण आप दे सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद देखो आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट के विषय में क्या लिखोगे, तो दीज आर द केमिकल कंपाउंड विच गिव द स्वीटिंग इफेक्ट, ये वैसे केमिकल कंपाउंड है जो स्वीटिंग इफेक्ट देते हैं किस चीज में, फूड में, ठीक है, इनहांस इट्स ऑर्डर एंड फ्लेवर, ठीक है, उनका ऑर्डर फ्लेवर सबको बढ़ाते हैं, टू एंड प्रूफ टू बी ए लाइफ सेवर फॉर डायबिटीज। तो देखो वैसे पेशेंट जो डायबिटीज से परेशान हैं उनके लिए आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट का यूज किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलेगा सैकरीन का, ठीक है ना, किसका एग्जाम्पल मिलेगा, सैकरीन। बच्चों पता होना चाहिए आपको कि सैकरीन का जो मिठास है, स्वीटनेस है, वो केन शुगर से तकरीबन 300 गुना ज्यादा होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, फूड प्रिजर्वेटिव्स, इसके विषय में बताना है। तो वह केमिकल सब्सटेंस जो हम लोग फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, मॉल्ट्स एक्सेट्रा से, नहीं, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट उदाहरण के रूप में आप बता सकते हो। फिर देखो लास्ट जो है एनाल्जेसिक क्या है, तो दीज आर द कंपाउंड्स विच आर यूज्ड फॉर रिलीफिंग पेन बाय द एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म, जैसे कि मॉर्फिन, नोवेल्जीन एक्सेट्रा आप बता सकते हो। वैसे कंपाउंड जो बेसिकली हम लोग कहाँ पे कब यूज करते हैं, विच आर यूज फॉर द रिलीफिंग पेन बाय द एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो एनाल्जेसिक वगैरह का उदाहरण आप बता देना। तो इस तरीके से सेट 4 का सारा आपको मैंने सॉल्यूशन बना के दिया, ठीक है ना। बस अपने आप को रिवाइज करो कि आपका क्या प्रिपरेशन है, कितना आंसर्स आप सही तरीके से लिख पा रहे हो। बहुत शॉर्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ, छोटा छोटा 20-20 मिनट का, ताकि आप जो है सब क्वेश्चन का आंसर्स को एक बार आप मैच कर सको। चलो बच्चों, इसके बाद हम लोग सेट 5 का आंसर्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।